अस्सलाम स्टूडेंट्स, काइनी का चैप्टर नंबर 15 मसल स्ट्रेंथ वाला चैप्टर हम पढ़े थे और इसका हम लोगों ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया था। अब हम लोग आगे जाकर कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, लेकिन वो टॉपिक्स जो है ना वो यहाँ पर थोड़े से उसने रिपीट किया हमें कुछ एक दो नई बातों के साथ। ठीक है, तो हम एक बार वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ पर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मसल वर्क से क्या मुराद है? मसल वर्क से मुराद ये है कि जब भी किसी भी मसल को कोई भी स्टिमुलस मिलता है, उस स्टिमुलस के रिज़ल्ट में वो एक मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, क्या करके इंक्रीज़ करके अपनी इंट्रामस्कुलर टेंशन को इंक्रीज़ कर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। उस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं? दिस इज़ मसल वर्क। ठीक है, अब मसल वर्क हम सबको पता है कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि मसल वर्क दो तरह का होता है, आइसोटोनिक हो सकता है, ठीक है, या फिर मसल वर्क जो है वो आइसोमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, आइसोटोनिक मसल वर्क के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है और आइसोमेट्रिक के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जो आइसोटोनिक मसल वर्क है वो हमें पता है कि इसके अंदर जो मसल की टोन है वो सेम रहती है, लेकिन जो मसल की लेंथ है वो क्या रह जाती है? चेंज हो जाती है। जबकि आइसोमेट्रिक से मुराद ये है कि इसमें मसल की लेंथ जो है वो सेम रह रही होती है, ठीक है, और वो जो है वो डिफरेंट टोन इंक्रीज करके जो है ना वो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक मसल वर्क है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो आइसोटोनिक मसल वर्क है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और ताकि हम लोग इसको डिटेल में समझ सकें। आइसोटोनिक मसल वर्क दो तरह का हो सकता है, कंसेंट्रिक मसल वर्क हो सकता है या इसेंट्रिक मसल वर्क हो सकता है। कंसेंट्रिक मसल वर्क से क्या मुराद है कि इसके अंदर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा? इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा कि उसका जो ओरिजिन है, ठीक है, मसल का ओरिजिन और मसल का जो इंसर्शन है वो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों अटैचमेंट्स है वो एक दूसरे के क्लोजर आएंगी, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज कंसेंट्रिक मसल वर्क। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमें पता है कि दो मूवमेंट्स होती हैं, एक्सटेंशन होती है, फ्लेक्शन होती है। जो फ्लेक्शन की जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? दिस इज कंसेंट्रिक मसल वर्क। इसमें मसल शॉर्टर हो जाता है, ठीक है, मसल थिकर हो जाता है। आप एल्बो की फ्लेक्शन करके इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि मसल एक तो शॉर्टर हो रहा है और जैसे जैसे मसल शॉर्टर होता जा रहा है वैसे वैसे ही वो थिकर होता जा रहा है। ठीक है, अटैचमेंट्स ड्रॉन क्लोजर, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, इस तरह का मसल वर्क, ये जो नई बात इसके अंदर उसने की हुई है कि ये ओवरकम करता है फोर्स को। ये तब परफॉर्म किया जाता है जब इसने किसी भी फोर्स को ओवरकम करना। अब मसल के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं हम सबको पता है। ग्रेविटी एक्ट कर सकती है, मैनुअल प्रेशर एक्ट कर सकता है, या कोई भी मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो है वो मसल के ऊपर वर्क कर सकती है, कोई भी मैनुअल रेजिस्टेंस वर्क कर सकती है। इनको ओवरकम करने के लिए मसल अपने अंदर टेंशन प्रोड्यूस करता है, अपनी टोन को चेंज करते हुए क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इसके अंदर वो कहते हैं कि इस तरह का जो कंसेंट्रिक मसल वर्क है इसकी जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। हाई फिजियोलॉजिकल कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि कुछ एनर्जी इसमें एज अ हीट लिबरेट होती है, एज अ हीट जो है वो कुछ एनर्जी इसके अंदर जो है ना वो वेस्ट हो रही होती है। ठीक है, इसीलिए ये जो हमारे पास मसल वर्क है इसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, ग्रेविटी को ओवरकम करना है, एज वेल एज उसने कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, और फिर इस तरह का मसल वर्क अगर हम लोग परफॉर्म कराना चाहते हैं तो इस तरह का मसल वर्क हेल्प आउट कर रहा होता है मसल को बिल्ड करने में। ठीक है, मसल हाइपरट्रॉफी अगेंस्ट रेजिस्टेंस जब इस तरह का मसल वर्क परफॉर्म होता है तो वो मसल को बिल्ड करने में जो है ना वो हेल्प आउट कर रहा होता है। और हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी हम कंसेंट्रिक मसल वर्क बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वही कंसेंट्रिक मसल वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस आप परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से मसल पावर जो है ना वो बिल्ड होती है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट कंसेंट्रिक मसल वर्क। ठीक है, मसल में हमारे पास आइसोटोनिक मसल वर्क की एग्जांपल थी। कंसेंट्रिक दो फॉर्म्स थी, कंसेंट्रिक थी, इसेंट्रिक थी। मसल की टोन इसके अंदर सेम रह रही होती है आइसोटोनिक मसल वर्क के अंदर, लेकिन लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। और हम सबको पता है कि लेंथ चेंज कैसे हो रही है? जब वो शॉर्टर और थिकर हो रहा है। और टोन तो मसल के अंदर है, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो अपनी थोड़ी सी टोन को इंक्रीज करता है और उसके बाद ही जो है रिस्पॉन्स करता है। ऐसा नहीं होता कि मसल की जो टोन है वो थ्रू आउट द मूवमेंट स्टेंड है। जो मसल की टोन एट द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट पे होती है वही टोन मसल की एंड ऑफ द मूवमेंट पे होती है। ऐसा नहीं है कि रेस्टिंग टोन थी उसी टोन पे मसल वर्क परफॉर्म हो रहा है। ऑब्वियसली स्टिमुलस आया है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसकी टोन इंक्रीज होगी, लेकिन करेक्टरिस्टिक क्या है आइसोटोनिक मसल वर्क की कि टोन जैसी स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट पे थी वही टोन एट द एंड ऑफ द मूवमेंट पे है। ठीक है, ये इसकी एक कॉन्सेप्ट वाली बात है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? इसेंट्रिक मसल वर्क आ रहा है।
ठीक है। अब ई सेंट्रिक मसल वर्क क्या है कि हमारी जो अटैचमेंट्स है दोनों मसल्स की, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ है कि मसल का ओरिजिन और मसल का जो इंजर्शन है इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज ई सेंट्रिक मसल वर्क। ठीक है, इसके अंदर जो मसल है वो लॉन्गर होता है, ठीक है, वो थिकर होना लॉन्गर होता है और साथ में मसल जो है ना वो थिनर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मसल शॉर्टर होता है वैसे वैसे उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है और जैसे जैसे मसल लॉन्गर होता है उसकी थिकनेस जो है ना वो कम होती है। ठीक है, और बिल्कुल यही बात की है कि ई सेंट्रिक मसल वर्क में जो भी हमारे पास अटैचमेंट्स है वो ड्रान अपार्ट होती हैं, मसल जो है वो लॉन्गर होता है और मसल जो है ना वो थिनर होता है। ठीक है, इसकी जो फिजियोलॉजिकल कॉस्ट है वो कहते हैं कि इस तरह के मूवमेंट की फिजियोलॉजिकल कॉस्ट जो है ना वो कम है, बिकॉज ई सेंट्रिक मसल वर्क यूजली इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको कोई भी जो मूवमेंट है, रेजिस्टेंस है, ये इतनी ज़्यादा आपको फोर्स को ओवरकम नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि ई सेंट्रिक मसल वर्क जो है ना ये हमारे पास स्पीड को कंट्रोल इसके अंदर जब भी आप ई सेंट्रिक मसल वर्क करा रहे होते हैं ना तो इसका एक बेसिक रीज़न ये होता है ताकि स्टेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव कराया जाए। ठीक है, एक तो ई सेंट्रिक मसल वर्क बॉडी नॉर्मली परफॉर्म करी है, लेकिन अगर ई सेंट्रिक मसल वर्क हम पर्पसली परफॉर्म करा रहे हैं, किसी पेशेंट के अंदर करा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, यहाँ पर पेशेंट की जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, पेशेंट ने वेट को लिफ्ट किया हुआ है और वो वेट को लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहा है, एल्बो की क्या करा रहा है, फ्लेक्शन करा रहा है। ठीक है, वेट को लिफ्ट करा रहा है। अब उसी वेट को जब वो नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, वापस लेकर आ रहा है, तो हो सकता है कि जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो हमारे मसल्स हैं, एल्बो एक्सटेंसर्स हैं, वो उसको सपोर्ट करें। ठीक है, जब वो ई सेंट्रिक आ रहा है, कंसेंट्रिक तब कर रहा है ना जब उसको अपनी तरफ लेकर जा रहा है, ई सेंट्रिक तब कर रहा है जब वो अपने आर्म को नीचे लेकर आ रहा है। तो जब वो अपनी आर्म को नीचे ले, हो सकता है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी भी वजह से वेट इतना ज़्यादा हो और अगर उसके मसल उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, स्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है, मसल टीयर हो सकता है। ठीक है, फॉर दैट रीज़न जो है वो हम लोग क्या करवाते हैं, ई सेंट्रिक ट्रेनिंग कराते हैं ताकि पेशेंट का कंट्रोल डेवलपमेंट हो। और बुक में यही बात उसने लिखी हुई है कि इसके अंदर जो हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि हम इस मूवमेंट की थ्रू आउट द मूवमेंट स्पीड को प्रॉपरली कंट्रोल करें ताकि जो है ना वो पेशेंट को इतनी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक में, आइसोटोनिक में हमने कहा कि थ्रू आउट टोन सेम रहती है, जैसे स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट भी थी वैसी ही जो है ना वो एंड ऑफ द मूवमेंट में रहेगी। ठीक है, और आइसोमेट्रिक में हम लोगों ने कहा था कि इसके अंदर लेंथ मसल की सेम रहती है लेकिन मसल रिस्पॉन्ड करता है बाय इंक्रीजिंग इट्स टेंशन। ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई। और फिर हम लोगों ने ई सेंट्रिक मसल वर्क और कंसेंट्रिक मसल वर्क के बारे में पढ़ा, इनके दरमियान एक छोटा सा कंपैरिजन पढ़ा। अब हम तो देखते हैं कि हमारे पास आइसोमेट्रिक मसल वर्क जो है ना उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि इसके अंदर लेंथ जो है ना वो सेम रहती है। अब एक बात आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है कि जो आइसोमेट्रिक मसल वर्क है ना इसके अंदर जो है ना फटीग ज़्यादा होती है, बिकॉज इस तरह का मसल वर्क ना इतनी ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं करता। इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन जो मसल है वो बहुत जल्दी से फटीग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हार्श होती है। अगर आप जो है वो आइसोमेट्रिक करके भी देखें तो वेट को ऊपर नीचे लेकर जाना वो कंपैरेटिवली आसान है, कंपैरेटिवली वेट को होल्ड करना। ठीक है, तो हमारे पास जो वेट को होल्ड करना होता है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और वेट को होल्ड करना ही आइसोमेट्रिक मसल वर्क की एग्जांपल है। वेट को लिफ्ट करना, उसको ऊपर नीचे लेकर आना, उसको जो है ना वो कराना, वो क्या है, आइसोटोनिक है। आइसोमेट्रिक क्या है कि जब आपने वेट को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो आपने जो है ना उसके अंदर फटीग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है आइसोमेट्रिक मसल वर्क के अंदर। देखिए उसने बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है, स्टैटिक मसल वर्क is more economical than either of the previous type but it is fatiguing if sustained। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। उसके बाद वो कहते हैं कि ना अगर हम आइसोमेट्रिक मसल वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस करते हैं तो वो मसल हाइपरट्रॉफी प्रोड्यूस कर देता है, यानी मसल को ट्रेन करता है, मसल की पावर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक मसल वर्क एक बहुत कॉमनली हम लोग जो है वो ट्रेनिंग कहाँ पर कराते हैं, जब हमने गुड पोस्चर पेशेंट को ना पोस्चर ट्रेनिंग करानी होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी अपर बैक के मसल्स को ट्रेन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराते हैं। ठीक है, चेस्ट ओपनर्स हो गए, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं वो आइसोमेट्रिक ही होती हैं जो कि हम इसके अंदर कराते हैं, वो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ये कॉन्सेप्ट फिजियोथेरेपी में आप हर जगह पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आइसोमेट्रिक मसल वर्क क्या है, जिसमें आप जो है वो लेंथ थ्रू आउट द मूवमेंट सेम रह रही है लेकिन मसल टोन को इंक्रीज करके रिस्पॉन्ड कर रहा है। आइसोटोनिक मसल वर्क क्या है, जिसमें एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द मूवमेंट और थ्रू आउट द मूवमेंट जो है वो टोन मसल की जो है ना वो सेम रह रही है और मसल लेंथ को चेंज करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। आइसोटोनिक में ई सेंट्रिक परा, कंसेंट्रिक परा, ई सेंट्रिक में
अटैचमेंट्स एक दूसरे के क्लोजर आ रही हैं, अटैचमेंट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ई सेंट्रिक में और कंसेंट्रिक में एक दूसरे के क्लोजर आ रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेंजेस ऑफ द मसल मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी तक हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये पहले पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है।